अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे बानी पीटीआई की तरफ से दी गई फाइनल कॉल के हवाले से, जिसके नाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असेंबली और कारकुनों ने एक बड़ी रैली या एहतजाज का मंसूबा बनाया था, लेकिन पुलिस की जानिब से एहतजाजी कोशिशों को रोकने में कामयाबी ने इस कॉल को बुरी तरह नाकाम किया। इत्तलात के मुताबिक कई पीटीआई के मेंबरान असेंबली गिरफ्तारी के खौफ से एहतजाज में शामिल नहीं हुए और वो गायब हो गए, जिससे पार्टी की सफ़ों में इंतशार और बेचैनी पैदा हुई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई के कारकुनों और पुलिस के दरमियान शदीद झड़पें हुई, जहां कारकुनों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके जवाब में पुलिस की जानिब से भी शेलिंग की गई और इस झड़प में दर्जनों कारकुनों की गिरफ्तारी भी अमल में आई। पुलिस ने भरपूर फोर्स का इस्तेमाल किया ताकि एहतजाज को रोका जा सके, जिसमें वो बड़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं। इस नाकामी को पार्टी की दाखिली मुश्किलात, क़यादत की हिकमत अमली की कमी और पुलिस की मजबूत कार्रवाई से मुंसलिक किया जा रहा है। बानी पीटीआई की तरफ से दी जाने वाली कॉल के बावजूद पीटीआई के अरकान की गैर हाजिरी और कारकुनों का गिरफ्तारी से बचने की कोशिशों पार्टी के मुस्तकबिल में मजीद मुश्किलात का बाइस भी बन सकती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकजी काफिला है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की क़यादत में गुज़श्ता रोज़ पंजाब में दाखिल होते हुए इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा था, जिसका मकसद बानी पीटीआई की रिहाई और दीगर मुतालबात की मंजूरी है। ताहम पीटीआई ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है। इस्लामाबाद के दाखिली और जो खारजी रास्ते हैं उनको सील भी किया गया है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र जुड़वा शहरों में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। पुलिस और पीटीआई के कारकुनों के दरमियान झड़पें हुई हैं, कई कारकुनान रहनुमा गिरफ्तार भी हो चुके हैं और इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्तों पर इस वक्त पुलिस, रेंजर्स और FC की भारी नफरी भी तैनात की गई है। जबकि हम देख रहे हैं कि मोटरवेज और GT रोड को भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। पीटीआई के मरकजी काफिले की क़यादत अलीमीन गंडापुर कर रहे हैं, जो इस वक्त अटक के छच इंटरचेंज तक भी पहुंच चुका है। इससे पहले सवाबी पहुंचने पर गंडापुर ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि वो हर हाल में इस्लामाबाद D चौक पहुंचेंगे और हुकूमती अहलकारों को वहां से निकाल कर ही दम लेंगे। इस दौरान इत्तलात ये भी आए कि तहरीक इंसाफ की अहम शख्सियत बुशरा बीबी भी काफिले का हिस्सा हैं। हालांकि कबल अज़ीं पार्टी ने ऐलान किया था कि वह एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन उसके बाद क़यादत की जानिब से दावा किया गया कि बुशरा बीबी पेशावर से सबसे बड़े काफिले के हमरा इस्लामाबाद जा रही हैं। फैज़ाबाद और दीगर अहम मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान कशीदगी का सिलसिला भी जारी है। पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस की शेलिंग भी की, रबड़ की गोलियां और हवाई फायरिंग का भी इस्तेमाल किया गया। मुजाहिरीन ने भी पुलिस पर पथराव किया, जिसके नतीजे में मुतादिद पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। इस्लामाबाद में 1200 कंटेनर्स की मदद से अहम शाहराहें और रेड जोन सील कर दिए गए हैं और पुलिस, रेंजर्स और FC की 40,000 से ज़्यादा नफरी इस वक्त वहाँ पर तैनात है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया और एहलकारों की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए हैं और इस दौरान पंजाब में पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी रहा। खासतौर पर हमने देखा कि लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और दीगर शहरों में पुलिस की तरफ से कार्रवाइयाँ की गईं, जिसमें साहिवाल, हिमयार खान और उकाड़ा भी शामिल है, जहाँ पुलिस ने मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार किया। सिंध में भी सूरत हाल हमने देखा कशीदा रही, जहाँ पुलिस ने हलीम आदिल शेख की क़यादत में इस्लामाबाद जाने वाले पीटीआई कारकुनों को गिरफ्तार किया और पथराव की वजह से इंडस हाईवे बंद कर दिया गया था। इस्लामाबाद पुलिस ने गुज़श्ता रात कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हुए दर्जनों पीटीआई कारकुनों को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाइयाँ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में की गई हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। इस्लामाबाद में मौजूद नियो न्यूज़ के नुमाइंदे तौसीफ अहमद अब्बासी ने ज्वाइन किया है। तौसीफ, D चौक में इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या सिचुएशन वहाँ पर आप देख रहे हैं? जी, हम D चौक में मौजूद हैं और यहाँ पे गुज़श्ता सुबह से जो है, बल्कि 2 दिन पहले से 22 तारीख से यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने यहाँ पे चार्ज संभाल रखा है। यहाँ पे कंटेनर लगा दिए गए थे, रास्ते सारे बंद हैं। इस्लामाबाद के जो दाखिली रास्ते हैं वो तो शुरू से ही बंद कर दिए गए हैं, बल्कि खंदकें खोदी गई हैं मेन शाहराहों पे। और ये जो रेड जोन का एरिया है, मेन जो D चौक है, जहाँ पे पहुँचने का ऐलान किया गया था बानी पीटीआई की तरफ से और पीटीआई के कारकुनान की तरफ से, ये मुकम्मल तौर पर सील है। यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, वफाकी पुलिस मौजूद है, रेंजर्स मौजूद है, FC के एहलकार मौजूद है। हमने देखा कि ये रात भर यहाँ पे ये चाको चौबंद दस्ते यहाँ पे मौजूद रहे। यहाँ पे ये नवंबर की ठंडी रातें हैं, इसके बावजूद यहाँ पे इनके जो जवानों के रहने के लिए यहाँ पे खेमे लगाए गए थे। रात को जवानों ने यहाँ पे रात गुजारी है और हमने अली सुबह देखा कि सुबह फर्स्ट टाइम उठ के यहाँ पे सियाला कॉलेज के जो यहाँ पे जवान आए हुए हैं, उन्होंने यहाँ पे परेड का भी मुजाहरा किया। इस वक्त यहाँ पे FC, रेंजर, वफाकी पुलिस के दस्ते चारों अतराफ पे मौजूद हैं। यहाँ पे रेड जोन में मेरे लेफ्ट साइड पे कंटेनर्स लगे हुए हैं, उनके ऊपर उन्होंने पर्दे रखाए हुए हैं। सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम हैं, लेकिन हमने देखा कि गुज़श्ता काल से जो 24 तारीख सुबह से लेके इस वक्त तक
एक सिंगल पीटीआई कारकुन भी, 4 लोग कल सुबह यहाँ पे आए थे जिनको उठाया गया था, उसके बाद यहाँ पे एक सिंगल कारकुन भी अभी तक नहीं पहुँचा और दूर दूर तक इम्कान नहीं है कि आज के दिन में भी यहाँ तक कोई रसाई हासिल कर पाएगा, क्योंकि वफाकी दारुल-हुकूमत के जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पे बड़ी मौसर हिकमत अमली के तहत लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने वहाँ पे अपनी सर्वेलेंस कायम कर रखी है। जो केपी से पेशावर वाली साइड से जो काफिलों ने आना है, उनका पहला टकराव जो है, बड़ा टकराव जो है वो 26 नंबर पे होना है और उससे लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए भी 10 से 15 किलोमीटर का फासला है, जहाँ पे वक्फे से जो है चेक पोस्ट और पुलिस की नफरी, भारी नफरी मौजूद है, कंटेनर्स लगाए गए हैं। ये रेड जोन यहाँ उनका टारगेट है और इस वक्त तक इस रेड जोन तक बानी पीटीआई की कॉल पे उसका कोई कारकुन यहाँ रसाई हासिल नहीं कर सका। ठीक है, तौसीफ हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। लाहौर का रुख करेंगे, अब्दुल रहमान ने आज़ादी चौक से मैं ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। रहमान, आप बताइएगा, आप इस वक्त आज़ादी चौक पर क्या मनासिर देख रहे हैं? कल भी आपने देखा, सारी कवरेज आप वहाँ पर करते रहे हैं, कल आपने को देखा कितने काफिले वहाँ से निकले या पुलिस ने फिर किस तरह से उनको रोका? जी बिल्कुल, इस टाइम पे मैं आज़ादी फ्लाईओवर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो आज तो मामूल के मुताबिक रवां दवां है, जबकि कल जो है वो मजरा और कंटेनर्स की मदद से जो है वो रुकावटें यहाँ पर लगाई गई थी ताकि जो है सूबे में, शहर में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जाए, जबकि पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। और यहाँ पर उसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ के जो है लीडरशिप, उसके जानिब से कॉल दी गई थी कि 11 बजे पहुँचा जाए, फिर वो टाइम को 12 बजे कर दिया गया। उसके बाद ताहाल यहाँ पे शाम तक कोई कारकुनान देखने में नज़र नहीं आए, जबकि चंद 1-2-4 कारकुनान आए थे, 2-4 ख़वातीन आई थी, उन्होंने भी आकर और वो वापस अपने जो लीडरशिप को मुंतज़िर थी उनको देख के यहाँ से वापस चुपचाप ही चले गए। और बाकी यहाँ पर जो है शाम तक सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल रही थी, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं बनी, ना कोई पुलिस की जानिब से यहाँ पर कोई पकड़ दकड़ की गई, बिल्कुल नॉर्मल सूरत हाल थी। कारकुनान यकीनन जो है वो कल देखने में नज़र नहीं आए कि इतनी तादाद में यहाँ पर निकले हों, और लीडरशिप की जानिब से जैसे वक्त दिया गया कि यहाँ पर पहुँचे जाए, यहाँ पर लीडरशिप भी देखने में बिल्कुल नज़र नहीं आई। जी ठीक है, रहमान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। तौसीफ, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जिस तरह से प्लानिंग की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि वो पहुंचेंगे, अब काफिला आप देखते हैं अली बिन गंडापुर साहब का कब तक यहाँ तक पहुंचता है, लेकिन इत्तला तो यही है कि अभी भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो तालीमी इदारे हैं फिर उनको बंद रखा गया है। अगर आज तक भी नहीं पहुंचते तो फिर कल क्या इसी को कंटिन्यू करेगी हुकूमत? जी, वफाकी दारुल-हुकूमत में चूँकि महसूर होकर रह गए हैं वफाकी दारुल-हुकूमत के शहरी, क्योंकि ये आए दिन का जो पीटीआई का ये रवैया है धरनों की सूरत में, हमने देखा कि गुज़श्ता तकरीबन 22 तारीख से रास्ते बंद किए गए थे, लेकिन वफाकी तालीमी इदारे जो है उनकी तरफ से इदारों को बंद करने का ऐलान नहीं किया गया था। कल इतवार की शाम को लेट नाइट जाके वफाकी डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से एक नोटिफाई जारी किया गया और आज एक दिन के लिए उन्होंने बताया कि वफाकी दारुल-हुकूमत में मौजूद तमाम पब्लिक और प्राइवेट तालीमी इदारे जो हैं वो बंद रहेंगे। उनके बंद रहने की बुनियादी वजह यही है कि जो रसाई है बच्चों की स्कूल तालीमी इदारों तक आने की, वो काफ़ी हद तक मुतासर हो रही है। तमाम बड़ी शाहराएँ जो है वो बंद हैं, जो ट्रांसपोर्ट होती है तालीमी इदारों की वो सड़कों पे नहीं निकल रही। हमने देखा कि तमाम मेन शाहराएँ जो है वो खाली नज़र आ रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, प्राइवेट व्हीकल्स भी वो जो इमरजेंसी की सूरत में निकलने वाले लोग हैं, हॉस्पिटल्स के, पैरामेडिक्स के, डॉक्टर्स हैं, जो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं या जो वकला हैं, वो रोड्स पे सड़कों पे निकलते हैं। और कल यहाँ पे इसी जगह पे वज़ीर दाखिला और IG ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इन्हीं 3 तबकात को कहा था कि इनको रसाई हर सूरत हम मुमकिन बना रहे हैं, कि इनके लिए रस्तों की गुंजाइश भी रखी हुई है, जहाँ पे कंटेनर रखे हुए हैं वहाँ से इनको इनके काम जारी रखने के लिए इनको गुजरने की जो है खुसूसी हिदायत दी गई थी वफाकी जो कानून नाफिज करने वाले इदारों को है। और हमें ये लगता है कि जो सूरत हाल बनी हुई है, इस सूरत हाल में आज ये जो तालीमी इदारों को बंद करने का जो नोटिफिकेशन था 1 दिन का, इसमें मजीद तोसी कर दी जानी है। और जब तक ये हालात मामूल पे नहीं आते, मुमकिन नहीं लगता कि वफाकी दारुल-हुकूमत में जो तालीमी सरगर्मियाँ वो शुरू की जा सके। ठीक है, तौसीफ हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रहमान, ये भी बताएगा कि लाहौर के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर सिचुएशन भी आप कैसी देख रहे हैं? जैसे आपने बताया कि कल आज़ादी चौक को भी बंद किया गया था, वहाँ पर कंटेनर ट्रक लगाए गए थे, उनको भी हटा दिया गया है, ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है।
अच्छा बिल्कुल, शहर में जो है वो तो तमाम जितने भी कंटेनर्स हैं वो हटा दिए गए थे। वैसे भी कल लाहौर शहर के अंदर कंटेनर्स जो हैं वो जगह जगह नस्ब नहीं किए गए, बल्कि साइड पर खड़े किए गए थे और ट्रैफिक को जो है रास्ता दिया गया था कि ट्रैफिक गुजर सके। जबकि बत्ती चौक वाली साइड और मोटरवेज़ और GT रोड और रिंग रोड जो था वो सील था। आज भी ये इत्तलात मौसूल है कि मोटरवेज़ जो हैं वो फ़िलहाल बंद किए गए, क्योंकि मोटरवे पे एक तो मुरम्मत का भी काम जारी था, इसको मद्देनज़र रखते हुए ब्लॉक किया गया। और जो शहर के जहाँ पे कंटेनर्स नस्ब किए गए थे वो भी एक साइड पे ही खड़े किए गए थे ताकि लोग वहाँ से गुजर सके। अगर हालात कशीदा होते हैं तो फिर उन कंटेनर से जो है वो रास्ते ब्लॉक किए जाए। बल्कि कल जो है जो सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं उज़्मा बुखारी साहिबा, वो भी फ्लाईओवर आई थी, उन्होंने भी आके यहाँ पे दौरा किया था, अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया था। DIG ऑपरेशंस लाहौर जो है फैसल कामरान वो भी बाकायदा आए थे, आके उन्होंने पुलिस के जवानों से हाल अहवाल लिया था और उन्होंने भी यहाँ पे तमाम हालात को ऑब्जर्व किया था। जी ठीक है, रहमान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। तौसीफ, हमने देखा कल बेलारूस का भी एक बहुत बड़ा वफ्द है जो कि पाकिस्तान पहुंच चुका है। आज बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी पहुंच रहे हैं और टाइमिंग जो है वो हम देख रहे हैं कि बड़ी क्लैश होती हुई दिखाई दे रही है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उनके बानी ने फाइनल कॉल दी थी और आज हम देख रहे हैं कि अली मीन गंडापुर का जो काफिला है मोस्ट प्रॉबेबली वो भी इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। तो ये दोनों सिचुएशंस को फिर जो लॉ इन्फोर्समेंट हैं वो किस तरह से इसको मैनेज करेंगे, उनके प्रोटोकॉल को भी देखना है, उनकी सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाना है। क्या प्लानिंग देख रहे हैं अभी आप? जी, कल बेलारूस का एक 45 रुकनी वफद इस्लामाबाद पहुंच चुका है और आज जो बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं वो भी यहां पे तशरीफ़ ला रहे हैं। हमने देखा कि बड़ी मौसर हिकमत अमली जो है अपनाई गई है वफाकी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी तरफ से। मुझे ये तो किसी हद तक बड़ा परेशानी वाली सूरत थी कि एक सियासी जमात की तरफ से हमेशा पिछले SCO कॉन्फ्रेंस थी, उस वक्त भी यहाँ पे यही धरने, यही मुजाहिरों की कॉल्स थी। अब चूँकि इतना इम्पोर्टेंट जो है डेलीगेशन यहाँ पे मौजूद है और आज एक दोस्त मुल्क के प्रेसिडेंट यहाँ पे आ रहे हैं, आज भी वही सूरत हाल मौजूद है। वफाकी दारुल हुकूमत की बाउंड्री लाइन पर मौजूद है इस वक्त KPK का दाखिला हसन अब्दाल क्रॉस कर रहा है और वो इस्लामाबाद में दाखिल होना चाहता है। और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं और जो वज़ीर दाखिला कल यहाँ पे आए उन्होंने बताया, IG की जो उन्होंने बात की उनके मुताबिक वो हर सूरत जो है ये यकीनी बनाएंगे कि वफाकी दारुल हुकूमत का में जो है इंतशारी टोला दाखिल ना हो और किसी किस्म की ऐसी सरगर्मी वकूफ़ पज़ीर ना हो जिससे दुनिया के सामने हमारी जगह साई हो। जो यहाँ पे हमारे दोस्त ममालिक का वफद आया हुआ है, दोस्त ममालिक के सरबराह आए हुए हैं, उनकी कोई एक्टिविटी मुतासर हो। और ये जो वफाकी पुलिस की और जो कानून नाफिज करने वालों की जो मौजूदा हिकमत अमली है वो ये तासर देती है कि वो काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हैं और हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसकी क़यादत या उसके कारकुन इस ऐसी सूरत इख्तियार कर सकते हैं कि वो यहाँ पे आके जो ये जो माहौल है इसको ख़राब कर सकें। जी ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ जब हम देखें वफाकी वज़ीर दाखिला के हवाले से मोहसिन नकवी साहब के हवाले से वो काफ़ी एक्टिव हमें दिखाई दे रहे हैं। फ़ज़ाई निगरानी भी उन्होंने की, इस हवाले से उन्होंने कल मीडिया से भी गुफ्तगू की थी। उन्होंने कहा था किसी भी सूरत किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने की कोशिश करे और इस तरह की जो कॉल है या इस तरह का जो मुतालबा है किसी भी कैदी को रिहाई के लिए अगर कोई यलगार करता है वफाकी दारुल हुकूमत पर तो इसकी इजाज़त हम किसी भी सूरत नहीं देंगे। जी बिल्कुल, ये कानूनी तरीके जो है बात है कि अगर कोई शख्स कोई सियासी जमात का सरबराह जेल में है तो यकीनन किसी कानून के तहत है और वो वहाँ से अगर निकलेगा भी तो अदालती फोरम मौजूद हैं, वो वहाँ तक रसाई कर सकते हैं। हमने देखा कि गुज़श्ता हफ्ते भी 190 मिलियन पाउंड में उनको ज़मानत मिली, बाकी केसेस में भी वो परसू करें, अदालतें उन्हें अगर रिलीफ देती हैं तो वो यकीनन लें। लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत के ऊपर आके चढ़ाई करना और फिर जो निज़ाम हुकूमत है उसको मुतासर करके शहरियों की जिंदगी को डिस्टर्ब करके ये समझना कि हम वफाकी दारुल हुकूमत के ऊपर चढ़ाई करके अडयाला से अपने बंदे को छुड़ा लेके जाएंगे, ये एक अजीब सी मंतक है जो समझ से बालातर है। हाँ, उनके लिए ये एक पोजीशन मौजूद है कि वो अपने सरबराह की बहाली या उसकी रिहाई के लिए कानूनी फोरम्स इस्तेमाल करें, वकला की टीम हायर करें, अच्छी से अच्छी वकला की टीम हो, अदालती फोरम उनके पास मौजूद हैं, वो वहाँ से जो रिलीफ हो ले सकते हैं, जो अदालतें उन्हें दे सकती हैं वो वहाँ से हासिल करें। लेकिन सड़कें हाईजैक करना, वफाकी दारुल हुकूमत को हाईजैक करना और यहाँ पे आके चढ़ाई कर देना और यहाँ की शहरियों की ज़िंदगी जो है, यहाँ के तलीमी इदारों को, यहाँ के तमाम जो तबकात हैं उनको डिस्टर्ब करना, इनकी बहाली, इस सारे सिस्टम की बहाली यकीनन वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है और वफाकी हुकूमत
हुकूमत जो है पुरअज़म है कि वो न सिर्फ अपना निज़ाम हुकूमत चलाएगी बतरीके एहसन चलाएगी, बल्कि वो शहरियों की जो जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है उसे भी यकीनी बनाएगी। कल वज़ीर दाखिला ने और IG ने भी यही कहा कि वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि वफाकी दारुल हुकूमत के जो शहरी हैं वो कम से कम इस धरने की ये जो कॉल है, जो रूमर्स हैं, जो इंतशारी टोला यहाँ पे मुसल्लत है उन्हें या चढ़ाई करने के लिए आ रहा है, उससे कम वफाकी शहरी जो हैं वो मुतासर हों। और उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमाइंदे न्यूज़ इस्लामाबाद तौसीफ अहमद अब्बासी डी चौक से हमारे साथ मौजूद थे और अब्दुल रहमान ने आज़ादी चौक से में ज्वाइन किया था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। एक बार फिर से बात करेंगे बानी PTI की फाइनल कॉल के हवाले से। हमें स्टूडियोज़ में इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं तज़ियाकार उस्मान भट्टी साहब। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की जानिब से जो फाइनल कॉल दी गई, जो लोगों को इकट्ठा करने की बात की गई, इस्लामाबाद पहुँचना है, डी चौक पहुँचना, आपको क्या लगता है उनकी ये कॉल कामयाब हुई है या अभी तक हुकूमत की जो हिकमत अमली देख रहे हैं कि वो रोकने में, या वो अभी तक इस्लामाबाद नहीं पहुँच सके या दूसरे सूबों से लोग उस तरह से मोबिलाइज नहीं हो सके, हुकूमत कामयाब हुई आपको लगता है? थैंक यू, आपने मुझे शो में इनवाइट किया। बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भरपूर होमवर्क करके बुशरा बीबी को टास्क दिया कि आपने इस कॉल पर मेरी अमल दरामद करवाना है। पूरा होमवर्क था, मगर लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। बेसिकली बात ही हुई है। अभी तक जो आपको एहतजाज नज़र आ रहा है वो KPK में नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर उनकी हुकूमत है, वहाँ पर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पर उनकी पुलिस है, वहाँ पर उनके वर्कर्स हैं। मगर जो दूसरे सूबे हैं, आप मुझे बताएं किसी सूबे में कोई बंदा निकला हो? हाँ, बंदे निकले हैं, उन्होंने कहा हमारा फ़ोटो शूट करो, हमें गाड़ी में पुलिस की बिठाओ, बस ये हम बता सकें कि भाई हम बानी PTI की कॉल पर बाहर आए थे। मगर हकीकत में लोग उनके साथ नहीं थे। देखिए, लाहौर जो शहर है, लाहौर शहर की एक अपनी से पहचान है, वो ये है कि कोई भी यहाँ पर एहतजाज होता है तो सबसे पहले जो रौनक है वो मॉल रोड पर आती है। बिल्कुल। अब आप कल देखें कि मॉल रोड आम ट्रैफिक के लिए वैसे ही खुला है जैसे आम रूटीन में खुला होता है। शहरी तो दूर की बात, PTI तो कारकुन की दूर की बात, जो वुकला जिन्होंने कॉल दी कि हम GPO चौक में प्रोटेस्ट करेंगे, बिलीव मी वहाँ पर बस सिर्फ और सिर्फ पुलिस के जवान नज़र आ रहे थे, कोई एक वकील नज़र नहीं आया। आप यहाँ देखें कि जो वुकला को सबसे बड़ी शेल्टर ये चीज़ होती है कि उनको पता होता है हम पकड़े जाएंगे, अदालतों में केस आएगा तो हम रिहा हो जाएंगे। आम शहरी ज़रा डरता है। तो अब अगर उन्होंने भी कॉल को रिजेक्ट किया है, मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त बुशरा बीबी हैं वो ये जो इल्ज़ाम लगा रही है, उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया, उन्होंने एक ही अपनी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है जो इमरान खान साहब के साथ जब से उनकी शादी हुई है, एक ही उन्होंने इंटरव्यू दिया था एक TV टॉक शो में, दूसरा उन्होंने ये बयान दिया था, उन्होंने कहा कि जो शरीयत नाफिज करना चाहता है इसलिए हमें जो है वो हटाया गया। मुझे आप ये बताएं, इस्लाम की हिस्ट्री ये है, कभी नंगे पाँव भी इस्लाम फैला है? कोई मुझे आप इस्लाम में कोई ऐसी एग्जांपल बता दें। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि हमारे पे यहूदी लॉबी का जो है वो इल्ज़ाम लगाया इमरान खान साहब पर। इमरान खान साहब पर जो यहूदी लॉबी का इल्ज़ाम है ये आज से नहीं लगा, ये बहुत देर पहले जो बहुत बड़े दीनी स्कॉलर हैं डॉक्टर इसरार, उन्होंने कहा था। तो ये सारी बातें अवाम में वो चूरन बेचना चाहती थी कि अवाम जो अट्रैक्ट होकर जो है वो एहतजाज के लिए, और अवाम ने इन दोनों सिचुएशंस में आपको क्या लगता है, हुकूमत के लिए तो दोनों सिचुएशंस में मुश्किल है, ऐसे किसी भी मौके को रोकते हैं या नहीं रोकते हैं, दोनों तरफ हुकूमत पर तनकीद होती है, जैसे कि अभी भी हो रही है कि कंटेनर्स लगा के रास्ते रोके गए हैं, जो आम शहरी हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्तेमाल हो रहा है, लोगों पर आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है। तो आपको लगता है हुकूमत पर तो तनकीद हर हाल में होनी है? देखिए, बात यह है कि हुकूमत ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि जो एक दोबारा से इंतशार वाली तहरीक फैले, और जिससे पहले मुल्क को बड़ा नुकसान हुआ है। और इमरान खान साहब की ये कोशिश है कि जब भी इस मुल्क में कोई अहम चीज़ डेवलपमेंट होने लगती है, इकोनॉमी मुल्क की बेहतर होने लगती है, तो खान साहब को अपना प्रोटेस्ट याद आ जाता है। मैं ये समझता हूँ कि बुशरा बीबी को ये चाहिए कि वो अली अमीन गंडापुर के साथ मिलकर ना सूबे की तरक्की में रोल अदा करें, वो मुकाबला करें पंजाब का, वो मरियम नवाज के साथ मुकाबला करें। मगर अली अमीन गंडापुर साहब का मुकाबला ये है कि वो चाहते हैं कि मैं दहशतगर्दी को अपने मुल्क में, अपने सूबे में फ़रोग दूँ। वो ये चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। वो बदजुबानी में, बद कलामी में मरियम नवाज से जीत सकते हैं। आप ये देखें कि मरियम नवाज ने जिस दिन वज़ीर आला का हलफ लिया, पंजाब असेंबली में स्पीच की, उन्होंने कहा कि मैं ये बेहतरी करूँगी, और उन्होंने अपने काम से, अपने लफ्ज़ों से साबित किया। जो लफ्ज़ उन्होंने बोले कि शी इज़ अ लेडी ऑफ वर्ड्स,
उन्होंने साबित किया कि उन्होंने वो काम करना जानती हैं और उन्हें अब जो है वो सुपर सीएम का खिताब दिया गया, मगर अली अमीन गंडापुर को खिताब दिया जाएगा कि ये बदकलाम बदजुबान वज़ीर है। हाँ, एक और हल है कि बुशरा बीबी को चाहिए कि वहां पर MP का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें KPK में और वो मरियम नवाज के मुकाबले में आकर मुकाबला करें कि मैं सूबे की तरक्की कैसे कर सकती हूँ। मगर ये कोई तरक्की नहीं है, ये कोई मुकाबला नहीं है कि मैं धरना दूंगी, लोगों बाहर निकल आओ, जला दो, मार दो, फाड़ दो, ये क्या तरीका है। अब वो अटक पुल तक इसलिए वो पहुंच गए हैं क्योंकि अभी वो KPK के हदूद तक तो पहुंच गए हैं, वहां पर उनकी अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की सारी उनके साथ कॉपरेशन है। मगर जिस दिन वो अब पंजाब में रुख करेंगी एंट्री का या वफाक में, फिर उन्हें पता लगेगा कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। देखिए, खान साहब के जलसे धरने कामयाब होते, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि फंडिंग आती थी, बैरून मुल्क की फंडिंग थी। दूसरी अहम चीज़ ये थी कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करती थी। इस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है और हुकूमत, वो एक पेज पर उन्होंने तहिया किया है कि इस मुल्क में अब दोबारा धरने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन ये मौजूदा सियासी बहरान जो है, ये जो एहतजाज हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, ये मुल्क के मौशी हालात पर असर डालेंगे। कल बेलारूस का 45 रुकनी वफ्द आया, आज बेलारूस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं और इस्लामाबाद में उन्होंने ऑब्वियसली वफाकी दारुल-हुकूमत में उन्होंने जाना है, वहीं पर ये तमाम लोग भी पहुंच रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा क्लैश होगा। इन्वेस्टर्स यहाँ कैसे आएंगे? बड़े बड़े बिजनेसमैन बेलारूस के इस्लामाबाद विजिट करने आए हैं। बात यह है कि KPK को इस सूरत हाल का कोई अंदाज़ा नहीं है, ना उनको पता है कि इस सूबे की तरक्की कैसे करनी है। मगर उनकी जो बुरी हिकमत अमली ये है, वो ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के दीगर सूबे हैं वहाँ पर भी तरक्की ना हो। बात यह है कि एक दफ़ा खान साहब ने कॉल दी जब शंघाई कॉन्फ्रेंस होनी थी, खान साहब ने अंदर से बैठ के डियाला जेल में, उनको कोई और चीज़ पता नहीं है, यहाँ तो उनको खाने का पता है, एक्सरसाइज का पता, तीसरी चीज़ उन्हें सबसे अहम पता है ना, वो ये है कि कब इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट के लिए बैरून ममालिक आ रहे हैं, उस दिन मैं जो है वो कॉल देता जाऊं। खान साहब शंघाई कॉन्फ्रेंस होनी थी, एहतजाज की कॉल दे दी। अब ये वाली बेलारूस का जो वफद आ रहा है, खान साहब ने कॉल दे दी। खान साहब को ये कॉल पर अमल दरामद कराने वाली एक ही खातून है और उसका नाम बुशरा बीबी। और मैं आपको बताऊं, अभी तो खान साहब जेल के अंदर है ना, मैं ये समझता हूं कि बुशरा बीबी के बयान ने खान साहब को जो है वो दीवार में चुन दी है। खान साहब की जो बुशरा बीबी अहलियां हैं वो ये चाहती हैं कि खान साहब अंदर रहें ताकि मैं सियासत कर सकूं, क्योंकि अगर खान साहब रिहा हो गए तो खान साहब को यहाँ तो मुल्क से बाहर जाना पड़ेगा, तो मुल्क से बाहर जाके वो सियासत करेंगे। इसलिए खान साहब जेल के अंदर रहें ताकि मुल्क के जो बाहर की सियासी जमात है PTI उसको वो संभाल सकें। और वो देखें इस वक्त उन्होंने पार्टी का हाल क्या कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ नजर आ रहे हैं कि गंडापुर और बुशरा बीबी, और ये भी इतला सामने आई कि बुशरा बीबी और गंडापुर में जो है इख्तिलाफात आ गए हैं कि वो ये चाहते हैं एहतजाज इस तरह हो, अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं एहतजाज इस तरह ना हो। अभी ये बातें जो सोशल मीडिया पर सामने, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, अब जो भी अब हम देख रहे हैं मौजूदा क़यादत, जिसमें अली अमीन गंडापुर भी, असद कैसर भी हैं, बैरिस्टर गौहर भी हैं, कहीं ना कहीं सबके बीच में एक रेस भी आप देख रहे हैं कि ओवरटेक करने की रेस जरूर लगी हुई है। सबसे पहली जो आपस में कॉम्पिटिशन है ना इस पार्टी के इक़्तिदार संभालने में, वो इमरान खान साहब के बाद दो लोग जो हैं वो पार्टी को संभालना चाहते हैं। एक इमरान खान साहब की बहन अलीमा बीबी और दूसरी बुशरा बीबी। अलीमा बीबी जो है वो मैं समझता हूँ वो इस जंग में हार गई हैं, क्योंकि बुशरा बीबी ने तमाम पार्टी को होल्ड कर लिया है। और मैं जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, आप ये देखें कि ये एक पॉलिटिकल जमात है। हम बीइंग जर्नलिस्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, मगर ऐसी डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं कर सकते। वो कोई भी पॉलिटिकल जमात हो, किसी को ये हक नहीं है कि अगर मुल्क चल रहा है, डेमोक्रेसी चल रही है, तो आप उसको रोक दें ताकि लोगों को जो है वो उनके हकूक जो है वो आप उनको ना मिल सकें। अब आप ये देखें कि कारोबार का कितना नुकसान हो रहा है। अब एक दिन के एहतजाज से अरबों रुपए का नुकसान है, वो कौन पूरा करेगा। खान साहब के भी दौर में एहतजाज हुए, मुझे आप बताएं किसी जमात ने धरने दिए? नून लीग ने भी एहतजाज किया, मौलाना फजल रहमान साहब ने एहतजाज किया, पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया। एक दिन की कॉल थी, एहतजाज करके वापस आए थे। मगर खान साहब कहते हैं धरना दो, बैठे रहो, वापस ना आना। लेकिन उस्मान साहब इस मसले का हल आपको क्या लगता है? इस मसले का हल निकलेगा कैसे? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हुकूमत से बात नहीं करना चाहती। उन्होंने वाज़ेह तौर पर भी ये कहा कि कोई ना कोई डायलॉग शायद हुकूमत से थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन जो हतमी फैसला है वो इस्टेब्लिशमेंट से ही जा रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि उन्हीं से बात होगी, फाइनल डिसीजन जो होगा वो वहीं से होगा। लेकिन अब ये सिचुएशन जब हम देख रहे हैं, अक्टूबर में भी एहतजाज हुआ, SCO से पहले जैसे आपने भी कहा, अब इस महीने फिर एहतजाज हो रहा है, ये 1 महीने बाद या 2 महीने बाद फिर आ जाएंगे, तो हुकूमत के लिए तो मुश्किल बनी रहेगी, कारोबार बंद होता रहेगा, लोगों के लिए मसाइल बढ़ते रहेंगे। फाइनल हल आपको क्या लगता है, इसका कौन निकालेगा? सर बात यह है कि फौज ने अलल ऐलान कह दिया कि खान साहब मुज़ाकरत करने हैं तो सियासी जमातों से करो, ये तो चैप्टर क्लोज। दूसरी बात आपने कही कि कारोबार मुतासर होगा। पंजाब आज खुला है,
अगर केपीके ने सूबे केपीके के वज़ीर ने कॉल दी, बुशरा बीबी ने कॉल दी, इमरान खान ने कॉल दी, तो केपीके तक एहतजाज करें। लोग उन्हें नेक्स्ट इलेक्शन में रिजेक्ट कर देंगे कि खान साहब सिर्फ और सिर्फ धरने पर फोकस करते थे, जबकि दूसरी जो सियासी जमातें हैं उन्होंने काम पर फोकस किया। आप देखें पीपल्स पार्टी सिंध में वो डिलीवर कर रही है, नून लीग पंजाब में डिलीवर कर रही है। अगर ये एहतजाज की कॉल देते रहेंगे तो सबसे ज्यादा मुतासर ये खुद पीटीआई होगी। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली सोचते रहेंगे सिर्फ सूबों को लेकर, तो हमें तो पूरे मुल्क के हवाले से ही सोचना है। हमें यह भी जिम्मेदारी उठानी है कि केपी को भी हुकूमत पाकिस्तान ने ही देखना है, वफाकी हुकूमत ने ही देखना है। अगर वहां की हुकूमत सीरियस नहीं है, वो लोगों के वहां पर काम नहीं करा रहे, जिसका शिकवा लोग भी वहां पर कर रहे हैं और उनकी जो पार्टी की क़यादत है वो भी इस वक्त कर रही है कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हमें एहतजाज का टास्क दे दिया जाता है। बात यह है कि ये तो फिर पीटीआई ने सोचना है कि हमने अपने आप को एक सूबे की हद तक महदूद क्यों कर रहे हैं। पीटीआई जो है वफाक की जमात है, पीटीआई पूरे मुल्क की जमात है, मगर मैं एक दुख का इजहार कर रहा हूं कि खान साहब ये किस डगर पर फिर चल रहे हैं। देखिए अब डायनामिक्स सियासत की चेंज हो गई है, लोग उसको पसंद करेंगे जो डिलीवर करेगा। अब लोग ये नहीं पसंद करेंगे कि जिसका नारा अच्छा है उसको पसंद करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ है इस वक्त के जो पीटीआई ने एहतजाज करना है वो मुज़ाकरत करे, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वफाकी वज़ीर दाखिला से मिलें, कानून नाफिज करने वाले इदारों से मिले और मसले का हल निकालें। आप शेख वकास अकरम कह रहे हैं हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन ऐसा मिले नहीं, हमने सिर्फ ये मीडिया से सुना है। मीडिया से सुना है तो वो उस चीज को चैलेंज कर दें। और ये मैं आपको बताऊं, अगर पीटीआई को ये समझ है कि ये नोटिस ठीक नहीं है या ये फैसला ठीक नहीं है, और मैं आपको बताऊं इस्लामाबाद में वो आएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहेगी आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, वज़ीर आला घर बैठ जाएगा, ऑटोमेटिक फिर गवर्नर लग जाएगा। चलें इस हवाले से हम मजीद भी बात कर लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी तारिक अजीज ने इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। तारिक बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब जानना मैं यही चाहूंगा कि अभी सिचुएशन आप किस तरह की देख रहे हैं, क्या मुज़ाकरात होंगे किसी भी सूरत में हुकूमत के साथ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त ये जो हम देख रहे हैं कि लोगों को लाया जा रहा है, इसको बिलाखिर लीड कौन कर रहा है? जी थैंक यू जी, आपने मुझे मौका दिया। इसको लीड तो बुशरा बेगम ही कर रही है, कल रात से उन्होंने टेक ओवर कर लिया था। जब वहां से ये निकले थे तो अली अमीन गड्ढा पर अलग थे, बुशरा बेगम साहब अलग थी, लेकिन बाद में जो है उन्होंने रास्ते में आकर टेक पुल से पहले वो अपनी गाड़ी में सवार हुई और उन्होंने अपने वहां पे हिदायत भी थी सब लोगों को कि यहाँ रुकना नहीं है। तो अब यकीनी तौर पे पार्टी तो वो लीड करने लगी है, जिसके ऊपर पार्टी के अंदर एक बड़ा बेचैनी भी है, रात भी है। इस वक्त जो है वो जब दूसरा आपने आपने कहा कि वो आप कहाँ तक अभी तक जो है वो उनके दरमियान ये क्या है, मुज़ाकरात की जब तक बात है, मुज़ाकरात का अभी तक कोई इम्कान नहीं है। हुकूमत की तरफ से बड़ा वाज़ेह तौर पर ऐलान किया जा चुका है कि कोई बातचीत नहीं होगी। और मेरी इतला यही है कि इनको इस्लामाबाद से बाहर जो 10 मीटर 20 किलोमीटर रोक दिया जाएगा, बल्कि इस्लामाबाद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। ताहम बेहतर यही होगा कि मेरी अपना है कि हुकूमत इनसे बात करे, मुज़ाकरात करे, बातचीत करे तो उनके साथ कोई मसले का हल निकाला जा सके, क्योंकि यकीनी तौर पर वफाकी दारुल हुकूमत जो है उस स्टेक पे तो लगा हुआ है। इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत सील किया गया है। आज आपको पता है बेलारूस के प्रेसिडेंट भी आए हैं, कल से उनका डेलीगेशन आ चुका है, जिसमें 8 मिनिस्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। ठीक है तारिक, जिस तरह से आपने भी बताया कि अभी बुशरा बीबी के हवाले से जब ये कहा जा रहा है कि वो पार्टी को टेक ओवर करना चाह रही हैं, तो उसमें विद इन द पार्टी हम देख रहे हैं कि काफ़ी इख्तलाफात भी हुए हैं। और कल भी कुछ खबरें सरगर्म थी कि अलीमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के दरमियान भी कुछ तनाज़ा हुआ है। जी बिल्कुल ऐसा ही बात है कि तनाज़ा भी हुआ है। आप देख लें, पहले उन्होंने एक ऑफिशियली इनका बयान हुआ कि जब शेख वकास अकरम ने भी कहा, उनके सेक्रेटरी इत्तलात हैं कि बुशरा बेगम की सेहत ठीक नहीं है, वो खराबी हैसियत के बहस डॉक्टर ने ट्रैवल करने से मना किया है और वो इसमें एहतजाज में शामिल नहीं होगी। ये ऑफिशियली एक उनका स्टेटमेंट आया था, लेकिन अगले चंद घंटों के बाद बुशरा बेगम जो है वो मैदान में थी और उन्होंने टेक ओवर भी रह गया, गाड़ी में बैठ गई और ऐलानात भी कर रही हैं, इंस्ट्रक्शन भी दे रही हैं। तो इसके यकीनी तौर पर पार्टी के अंदर बेचैनी है, चूँकि वो एक खातून, वो सब लोगों का ये ख्याल था, अली अमीन साहब का भी याद है, वो गैर सियासी खातून है और वो अपनी एक हद तक उनका रोल होगा, बैठेंगी या मॉनिटरिंग करेंगी। और पहले यही हुआ था कि वो जी बैठ के मॉनिटरिंग करेंगी, तो फिर अचानक उनका मैदान में आ जाना और जुलूस में शामिल हो जाना और उसको हिदायत देना, तो इससे यकीनी तौर पर पार्टी की जो सीनियर क़यादत है जिसमें वकला भी हैं। बहुत शुक्रिया नुमाइंदा खुसूसी तारिक अजीज और तज़कियाकार उस्मान भट्टी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल के बाद मुल्क की सियासी फ़ज़ा में शदीद तनाव पाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ ने PTI के रहनुमाओं की तरफ से रज़ाकाराना गिरफ्तारियाँ देने का दावा किया, जिससे वाज़ेह होता है कि PTI के बाज़ अरकान और कारकुनान गिरफ्तार होने से बचने के लिए पहले ही तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शहर इक़्तिदार में अमन अमान बरकरार रखने के लिए हुकूमत सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी और किसी भी किस्म की बदअमनी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अता तारड़ ने मजीद कहा कि PTI का एहतजाज सिर्फ NRO के लिए है, जो कि हुकूमत का नहीं बल्कि अदालतों का काम है। उन्होंने मुल्क की मईशत की तरक्की के हवाले से भी बात की और कहा कि हुकूमत मुल्क की तरक्की को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने PTI के एहतजाज को सियासी साजिश करार दिया और कहा कि PTI अहम बैनुल-अक़वामी शख्सियात के पाकिस्तान दौरे के दौरान एहतजाज की कॉल देती है ताकि आलमी सतह पर मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार को नुकसान पहुँचाया जा सके। जबकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में PTI के एहतजाज के बायस जुड़वा शहरों की ज़िंदगी मुतासर हुई है। तहाँ मकामी ताजरों ने एहतजाज के बावजूद अपने कारोबार को मामूल के मुताबिक चलाने का ऐलान किया। इंतज़ामिया ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर कंटेनर रखकर दाखिली रास्तों को बंद किया ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। इसी सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने में ज्वाइन किया है। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले यही मैं आपसे कमेंट चाहूँगा। चौहान साहब, अगर हमारे साथ कनेक्ट हैं तो इस बात के हवाले से मुझे बताइएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा जाता है कि एहतजाज तभी करते हैं जब कोई ख़ास तौर पर कोई आलमी शख्सियत पाकिस्तान विजिट कर रही हो। आपको नहीं लगता इससे पाकिस्तान की आलमी सतह पर साख भी मुतासर हो रही है? SCO समिट से पहले भी हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से एहतजाज किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार देखें, बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। हकीकत तो ये है कि पिछले 15 साल की सियासत बानी तहरीक इंसाफ की बदकिस्मती से इंतशार के अलावा, दंगा फसाद के अलावा, फितना फसाद के अलावा और कुछ नहीं। 2014 के अंदर चीनी सदर ने जनाब CPEC साइन करने के लिए आना था तो जनाब वहाँ पे धरने आ गए। फिर उसके बाद आप इनकी तारीख उठा के देखें, जब कभी पाकिस्तान के अंदर कुछ सरमायाकारी के लिए किसी दूसरे मुल्क का सरबराह आता है, उससे पहले जनाब इनका उसी दिन या उससे एक दिन पहले इनका एहतजाज यहाँ डिक्लेयर हो जाता है। इन्होंने 25 मई को पहला लॉन्ग मार्च जनाब 2022 में रखा। वो 26 मई को IMF का जनाब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 2022 में इजलास था कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए कि क्या जनाब तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। उससे एन एक दिन पहले 25 मई को उन्होंने पहला लॉन्ग मार्च रखा था जो नाकाम हुआ था जनाब अदलिया की हर किस्म के तावन के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। और फिर उसके बाद जब भी कभी कोई आपने देख लिया SCO मीटिंग हो गई। अब ये बेलारूस का प्रेसिडेंट आ रहा है, पूरा वफद आ रहा है, 43 सरमायाकार उनके जो टॉप क्लास के सरमायाकार हैं वो 43 सरमायाकार आ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जनाब FDI आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट जनाब वो पॉजिटिव होगा, पाकिस्तान के अंदर रोजगार होगा। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान को, एटमी मुल्क पाकिस्तान को आलमी ताकतों ने और पाकिस्तान की जो दुश्मन ताकतें हैं उन्होंने बानी तहरीक इंसाफ को इस वक्त टूल बनाया हुआ है और उसको आगे रख के उसके इर्द गिर्द दाएं बाएं और बाहर बैठे हुए जितने इनके नुमाइंदे हैं, सारे गैर मुल्की ताकतों के जनाब एजेंसियों के एहलकार हैं, वो मिल के इस पाकिस्तान के खिलाफ लम्हा बलम्हा साजिश कर रहे हैं। जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल आपके सामने ये वाली है कि बेलारूस का सदर आज आ रहा है। ओ भाई, तुम मेरिट के ऊपर अपना केस लड़ो। तुम क्या समझते हो रियासत को तुम धमका लोगे? तुम क्या समझते हो एस्टेब्लिशमेंट को तुम डरा लोगे? तुम क्या समझते हो कि दुनिया के किसी मुल्क की रियासत और एस्टेब्लिशमेंट से आगे कोई चीज नहीं होती? दुनिया के किसी मुल्क, अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट हो, इंडिया की हो, सऊदी अरब की हो, जहां जमहूरियत है वो भी, जहां जमहूरियत नहीं है वो भी, जहां बादशाहत है, ऑटोक्रेसी है, अरिस्टोक्रेसी है, या कोई जनाब आमरीयत है या जमहूरियत है, हर मुल्क के अंदर जो रियासत और एस्टेब्लिशमेंट होती है उससे आगे कोई चीज नहीं होती। ये कहते हैं कि यार हम रियासत को आंखें दिखाएंगे, नहीं, इनको पता है ये रियासत से कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन इनको एजेंडा दिया हुआ है आलमी ताकतों ने, यहूदी ताकतों ने, सऊदी ताकतों ने कि तुमने इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना है अपनी इस तहरीक के नाम पे। नाम नेहाद हकीकी आज़ादी। इनसे पूछो तुम्हारी हकीकी आज़ादी कहाँ बढ़ गई है? जो है ना, जो पिछले 3.25 साल से अमेरिका, यूरोप, बरतानिया सारे के सारे तुम्हारे नंगे होके तुम्हारे साथ खड़े हो गए हैं। अजीबो गरीब अमेरिका तुम्हारे खिलाफ है।
लेकिन चौहान साहब अभी कहा यही जा रहा है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के आने के हवाले से इतलात मौसूल हुई हैं कि वो अब सदर यकीनी तौर पर बन चुके हैं अमेरिका के, सिर्फ हल्फ उठाना ही बाकी है, और ये कहा गया कि वहां पर भी जिस तरह से लॉबी की गई और उसका असर भी पड़ना शुरू हो गया है कि एक बहुत बड़ा जो एहतजाज, ये फाइनल कॉल इसीलिए दी गई कि वहां से भी एक प्रेशर बिल्डअप हुआ है? सर ये प्रेशर बिल्डअप मुसलसल हो रहा है। जब उन्होंने देखा, असल में कहानी क्या थी, अब आपके पास टाइम हो तो मैं आज पूरी जरिए से सुनाऊं। असल में आपके लॉरेंस ऑफ अरेबिया का जो करेक्टर था जिसने खिलाफत खत्म की थी 1916, 17, 18 में, बरतानिया का जो कर्नल था, उनका एजेंसी का नुमाइंदा था, उसकी तरह ये लॉरेंस ऑफ अरेबिया 2 लॉन्च किया गया बानी तहरीक इंसाफ को। मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी अवाम को हम के आंखों में पर्दा डाला गया सोशल मीडिया के जरिए से पूरा प्रोपेगेंडा करके। अब पिछले 3.25 साल में इनसे जान कर वो एक नाम निहाद इंटरव्यू करवाया गया सितंबर अक्टूबर 2021 में कि पाकिस्तानी को अगर अड्डे देने पड़ गए अमेरिका को तो आप क्या करेंगे? तो टांगों पे टांगे रख के और अपनी दाईं टांग हिलाते हुए उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? इन्हें पता था कि भाई अगले 4 महीनों में इनकी हुकूमत इनकी करतूतों की वजह से जा रही है, एस्टेब्लिशमेंट जनाब इनसे जान छुड़ा रही है, तो इन्होंने अपना माहौल बनाने के लिए ये झूठा एक बयानिया क्रिएट किया। बीच में अमेरिका इन्वॉल्व था, बीच में आलमी एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी, बीच में प्री प्लान्ड ये था कि तुम हमारे मुखालिफ जेस्चर दोगे, तुम्हारी जो इस वक्त गिरी हुई साख है 2021 में पीटीआई की हुकूमत की और इस बानी तहरीक इंसाफ की टके आने की आवाम के अंदर वैल्यू नहीं थी। हम तुम्हें जनाब आसमान की बुलंदियों तक ले जाएंगे सोशल मीडिया के जरिए से। इस अमेरिका के खिलाफ तुम जब ये नफरत वाला स्टैंस लोगे, अमेरिका बीच में इन्वॉल्व है, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, अमेरिकन डीप स्टेट CIA इन्वॉल्व है, डोनाल्ड लू इन्वॉल्व है। सारा ड्रामा था ठीक, लेकिन ड्रामा था सिर्फ इसको पॉपुलर करने के लिए कि ये पॉपुलर होगा, और अमेरिका के खिलाफ नफरत को इस्तेमाल करके पाक फौज के खिलाफ जो असल इनके रास्ते की रुकावट थी आलमी ताकतों की, जिन्होंने ये तय किया था कि एटमी मुल्क है, ये इससे लड़ना नहीं है, इससे झगड़ना नहीं है, इससे जंग नहीं करनी, क्योंकि इसकी फौज भी टॉप 10 में से एक फौज है। तो उन्होंने फिर ये पूरा प्लान बनाया अपने इस नुमाइंदे, अपने इस जासूस, अपने इस एजेंट के जरिए से। अब हुआ क्या, जब ये सारे का सारा नाकाम इनके रास्ते में आ गया हाफिज जनरल आसिम मुनीर। इनकी बदकिस्मती है कि हाफिज जनरल आसिम मुनीर DG ISI भी रहा है, वो DG जनाब MI भी रहा है। उसके पास एक पलंदा जनाब 2018, 19, 20, 21 का है, बुशरा बीबी का, बानी तहरीक इंसाफ का, इनके रिश्तेदारों का, इनकी बहनों का, इनके खस्मों का, इनके साबका खस्मों का, वो एक रिकॉर्ड इनके पास खरब रुपए की करप्शन का मौजूद था। अब उस हाफिज जनरल आसिम मुनीर ने इनकी और इनके जो पीछे आका थे, गोल्ड समेत यहूदी ताकतें, अमेरिकन CIA, आलमी एस्टेब्लिशमेंट, उसका पूरा प्लान बना दिया, नाकाम। अब जब नाकाम हो गया तो ये नंगे हो गए सारे के सारे स्पोर्ट पे आ गए कि आप इसको बचाओ। वो पिछले 1 साल से आप देख रहे हैं, 1.5 साल से, चाहे वो लेकिन चौहान साहब आप बिल्कुल आपकी बातें अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं, हम साने 9 मई के हवाले से बात करते हैं, दीगर इंसिडेंट्स के हवाले से बात करते हैं, दर्जनों की तादाद में बानी PTI पर केसेस हैं, फैसला किसी भी केस का उनके खिलाफ नहीं आता। क्यों नहीं हो रहा? पाकिस्तान के अंदर हर अदारा, अदालती सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, सारे के सारे जनाब आलमी एस्टेब्लिशमेंट के हाथों बिके हुए हैं, सारे के सारे। ये आपके पास प्रूफ है ना मेरी इस पूरी आइडियोलॉजी का और मेरे इस नैरेटिव का। ये प्री प्लान्ड, इसको किसी कोई सजा हुई बताए 9 मई का वाकया कोई छोटी मोटी बात है? छोटी मोटी बात है। लेकिन अब आज जो नाकाम और नामुराद हुए हैं, ये अपनी फाइनल फॉल बन गई। बिल्कुल ठीक कहा मरियम औरंगजेब ने, ये जनाब बेड़ा गर्क कर दिया। बुशरा बीबी ने भी, बानी तहरीक इंसाफ ने भी, अपना भी, अपनी पार्टी का भी। वो बंदर के हाथ में माचिस आई थी ना, उसने अपना आप जलाया, अपने जिस्म का हर पार्ट जलाया, पूरा जंगल जला दिया। माचिस की तीली जलाता था, उसको बड़ा मजा आता था यार, छुस करके जनाब तीली जलती थी, साथ ही जनाब किसी चीज को जनाब शोले निकलते थे, उसको मजे आना शुरू हो गए। इनको भी जनाब हाथ में थोड़ी सी ताकत, पॉपुलैरिटी, सोशल मीडिया, पूरी आलमी ताकतें, डोनाल्ड ट्रंप, डेमोक्रेट्स, रिपब्लिक, बरतानिया, जर्मनी, कनाडा, जिनका ये मोहरा था यहूदी ताकतों का और बैरूनी मगरबी ताकतों का, जब वो सारे साथ खड़े हो गए, उनका यार जो मर्जी बोलो, बकवास करो, चवले मारो, जो मर्जी करो, लेकिन वही बांदर के हाथ में माचिस के मुतरादिफ इन्होंने अपना आप। लेकिन चौहान साहब, अब अगर हम ये कहें कि अवाम में मकबूलियत है या नहीं, दोनों ही पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें, हर 1 महीने बाद, हर 2 महीने बाद वो बंदे इकट्ठे करते हैं, वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देते हैं, हुकूमत इस मुश्किल से जान कैसे छुड़ाएगी?
सर आवाम की मकबूलियत को बत्ती बनाएं और उसको चलाएं। आजकल लोड शेडिंग होती है, ठीक है ना, और उस लोड शेडिंग में जनाब ये जनाब बत्ती बना के ना उसको जलाया करें और रात को उसके मजे लिया करें, है ना। इस मकबूलियत का चार्ट डालना है, जो मकबूलियत मुल्क और कौम के लिए और रियासत के लिए और माशरे के लिए और आवाम के लिए फायदेमंद ना, और वो मकबूलियत बढ़ गई है। सारी मकबूलियत होती तो पूरी दुनिया जनाब बाहर होती। मैं पिंडी इस्लामाबाद के रहने वाला हूँ, मैं इस वक्त इस्लामाबाद में रह रहा हूँ, यहाँ पे हु का आलम है, हु का आलम है। लोगों ने जूती की नोक पे नहीं रखा पिछले 1 साल से जना इनकी बात को। भाई असल चीज महंगाई थी। IMF, वर्ल्ड बैंक और ये आलमी यहूदी ताकतों ने प्री प्लान 10 अप्रैल 2022 को इसको उतारने से पहले महंगाई का तूफान लेकर आए, और वो भी इसका आखिरी डिसीजन था फरवरी के महीने में जो इसने IMF से माहिदा तोड़ा। तो IMF का माहिदा इन्होंने प्री प्लान तोड़ा था। आपस में अंडरस्टैंडिंग थी इनकी, आलमी स्टैब्लिशमेंट की, यहूदी ताकतों की अंडरस्टैंडिंग थी कि IMF इसका बहाना बना के फिर जो आएगी शहबाज शरीफ की या PDM की हुकूमत, उसको उंगलियों पर नचा कर महंगाई करवाएगी, और उसने करवाई। टैक्स लगवाए, सब्सिडीज खत्म कराई। ठीक है। एक आखिरी इन्होंने बेल आउट पैकेज देना था, आखिरी जनाब कोई $1.2 बिलियन का। उसके पीछे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क महंगाई। आवाम को तो सिर्फ महंगाई से डर थी, महंगाई होती थी इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती थी। अब में महंगाई खत्म हो गई। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद इस साल 9 महीनों में महंगाई 35% से आपकी आ गई है 7-8%। पेट्रोल आपका जनाब सस्ता हो गया 60 रुपए के करीब। तो अब लोगों को क्या कर दे इसकी बातों से? इस वजह से लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं है, ना आवाम की, ना, और बाकी रह के पीछे ओहदेदार, वो बेचारे इसने थका के मार दिए हैं, ठीक है ना। अब इसके पास 2 रास्ते हैं। मैं पिछले कई दिनों से बात कर रहा हूं, आज दोबारा तसल्ली से पूरी कौम को मैं बता दूं जी। पहली बात यह, इसने माफी मांगनी है। 9 मई की इसने माफी मांगनी है, इसके अगलों ने भी मांगनी है, इसके पिछलों ने भी मांगनी है। ये इसकी गलतफहमी है बानी तहरीक इंसाफ की कि 9 मई जैसा एक अजीम शान, बेईदुल मिसाल, ताबनाक ब्लंडर, जुर्म, उसको ये साइड पे करके ये आगे की तरफ निकल जाएगा या मुल्क आगे की तरफ निकल जाएगा, ये इसकी गलतफहमी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा फयाजुल हसन चौहान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। उनका ये कहना था कि 9 मई के हवाले से बानी PTI को हर हाल में माफ़ी मांगनी है। अभी 1.5 साल से ज़ायद का वक्त तो गुजर चुका है, ना उन्होंने उसको क्लेम किया और ना उन्होंने इस हवाले से माफ़ी मांगी है। आने वाले दिनों में देखते हैं अब क्या होता है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए बुलावाइयों में 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच एक और मायूस को नतीजे के साथ खत्म हुआ, जहां जिम्बाब्वे ने डकवर्थ लुइस सिस्टम के तहत पाकिस्तान को 80 रन से शिकस्त दे दी। बारिश की वजह से मैच को रोक दिया गया और पाकिस्तान को हदफ से 80 रन पीछे होने की वजह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 40.2 ओवर्स में 205 रन स्कोर किए और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर फैसल अकरम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 3 विकेटें हासिल की। दूसरी जानिब पाकिस्तान की बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार रही और 21 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 60 रन पर महदूद हो गई। पाकिस्तान के ओपनर साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक जल्द ही वापस पवेलियन लौट गए, जिसके बाद कामरान गुलाम, आगा सलमान और हसीबुल्ला खान भी खास कुछ न कर सके। इन खिलाड़ियों के बाद कप्तान मोहम्मद रिजवान ही वाहिद खिलाड़ी थे जो मैच के आखिर तक क्रीज पर मौजूद रहे, लेकिन बारिश ने मैच को रोक दिया और पाकिस्तान की शिकस्त को यकीनी बना दिया। मेज़बान टीम की जानिब से हमने देखा कि रिचर्ड नेक्रुआ और सिकंदर रजा की कारकर्दगी शानदार रही, दोनों ने ही अहम रन बनाए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर ने में ज्वाइन किया। ताबिश, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान की इस पहली हार पर आप किस तरह से कमेंट करेंगे? हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है वो एकदम से ही कोलैप्स हो जाता है। बिल्कुल, सबसे पहले बहुत शुक्रिया अनवार खबर आपका, आपके मैनेजमेंट का, जिसने आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे गुफ्तगू शनीस करने का मौका दिया। पाकिस्तान टीम, वो कहते हैं ना, पल में तोला पल में माशा, और बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। वो कभी चांद पर है तो फिर उसकी कारकर्दगी इंतहाई सिफर और मायूसकुन है। कल जिस अंदाज से जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान टीम ने पहले गेंदबाजी करते हुए डेब्यूटेंट फैसल अकरम ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया और अपने स्पिन जादू के जज्बे में जिस तरीके से जिम्बाब्वे के बैटर्स को दबोच लिया, लेकिन इसके बाद ये सिलसिला मजीद आगे जो बढ़ा उसमें पाकिस्तान की बैटिंग इंतहाई मायूसकुन थी। जब आप मुसलसल फैसल अकरम को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जब आप मुसलसल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, दूसरी जानिब अब्दुल्ला शफीक को आप मुसलसल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, कामरान गुलाम और साहिबजादा फरहान जैसे बैट्समैन को, तो उन्हें चाहिए जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप परफॉर्म करें।
हाल ही में मैंने कामरान गुलाम के एक इंटरव्यू सुना था, बड़े अच्छे बैट्समैन है आपके, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे पहले भी टीम के साथ रखा गया, मुझे मौका दिया गया, अपॉर्चुनिटी दी गई, लेकिन फिर ड्रॉप कर दिया गया। आपकी परफॉर्मेंस कैसी है? आपकी परफॉर्मेंस भी तो बहुत मायूस कुन है, जिसकी वजह से ये सारी कंडीशन इंतहाई ज्यादा गैर मुनासिब हो रही हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताऊं, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा लग रहा है मुझे, जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है सैयद मोहसिन रजा नकवी, वो उन पर एक जो मुहावरा है अंग्रेजी का वो सादिक आता है, डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। वो उनके जितने भी अंडे वो सारे एक ही बास्केट में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से कोई रिजल्ट आ रहा नहीं है। आकिब जावेद अगर अच्छा परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे थे एज अ सिलेक्शन कमेटी के अहम रुकन के तौर पर, तो फिर आपको नहीं चाहिए था आप उनको हेड कोच बना, वो खुद भी नहीं चाहते थे। मैं वसूख के साथ कहूँ, आकिब जावेद की कोशिश थी कि एज अ सेलेक्टर वो मामला को डील करे, लेकिन आपने उनको बुरी तौर पर हेड कोच बना के जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले ओडीआई में जिस तरीके से नाकामी का पाकिस्तान टीम को सामना करना पड़ा, ये तमाम आपने एक मैच क्रिएट कर दिया। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान टीम उस ब्लेंडर से बाहर आई थी। आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा कर आए थे, 20 साल की जो माजी की तारीख थी वो आपने जो है मलिया मेट कर दी। बिल्कुल ऐसी ताबीर हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे थे कि बाहर कहा जा रहा था कि रिजवान एरा स्टार्ट हो गया है, लेकिन फिर रिजवान एरा हमने देखा कि T20 में भी नहीं चल सका और अभी पहले वनडे में भी नाकाम हो गए। हम हमेशा इससे बात करते आए हैं कि यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए, यंगस्टर्स को आगे लाना चाहिए, लेकिन फिर एकदम हम ये क्यों कर देते हैं कि सारे यंगस्टर्स एक साथ भेज देते हैं? बिल्कुल, ये हम गलत करते हैं। दुनिया में क्रिकेट इस वक्त इस तरीके से काम नहीं कर रही है। जब मैक्सवेल बनकर उभर कर सामने आ रहे थे तो उस वक्त टीम के अंदर वार्नर भी थे, वॉटसन भी थे, स्टीव स्मिथ भी थे और मैक्सवेल बन रहे थे। जब विराट कोहली किंग बनने की राह पर थे तो उस वक्त उसी टीम के अंदर सहवाग भी थे, तेंदुलकर भी थे, धोनी भी थे, युवराज भी थे और कोहली बन रहे थे। अब भी इंडिया में ऐसा ही, आप देखें इंडिया की क्रिकेट से पाकिस्तान की क्रिकेट को बड़ा मवाजना किया जाता है। तो उसमें आप देखें अगर विराट कोहली सीनियर खिलाड़ी हैं तो उनके साथ जो जूनियर्स खिलाड़ी है उसमें आज आपने देखा कल रेडी जो है वो बैटिंग कर रहे थे, उसके साथ साथ जायसवाल ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। फिर इसके साथ साथ हमने ऋषभ पंत जो है वो भी थे, केएल राहुल जो उसको ग्रूम किया गया। ये होती है दुनिया की क्रिकेट, आप हर इवेंट में लॉन्ग कोर्ट खिलाड़ियों को ग्रूम करते हैं। हमारे यहाँ ग्रूम करने का मतलब होता है कि किसी खिलाड़ी को लाओ, उसके डोमेस्टिक सीजन के अंदर अगर 1300 रन हैं पूरे सीजन में और उसके बल्ले ने आग बुली है तो फिर उसको इस तरीके से लाके एक्सपोज कर दो कि बस वो फिर कहीं कर पा रहा है। आप देखें ना, आप हर मुश्किल असाइनमेंट में लेके जाते हैं नौजवानों को। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि एक छोटा असाइनमेंट था, जिम्बाब्वे की एसोसिएट टीम थी, आप उसके खिलाफ लेके जा रहे हैं, लेकिन अब इन बैट्समैन को समझना होगा, इनको इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ये जो नौजवान हमारे खिलाड़ी हैं, कोई ना कोई हमारे मुल्क में माजरत के साथ सिफारिशी कल्चर उरूज पर है, हमारे यहाँ लॉबिंग होती है, ये कोई बातें ढकी छुपी नहीं है। हर कप्तान अपने फेवरेट्स को खिलाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कल मुझे भी मुख्तलिफ खिलाड़ियों के मैसेजेस आ रहे थे, पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी जितने भी है वो मुझे भी मैसेज कर रहे थे कि जनाब ये पाकिस्तान 11 नहीं है, रिजवान 11 है, जैसे माजी में बाबर आजम 11 होती थी। तो ये अलमिया है ना, कप्तान आता है फिर वो अपने डिपार्टमेंट के खिलाड़ियों को लेकिन अभी ताबिश आपको क्या लग रहा है कि फिर अब इस सीरीज के जो बाकी मैचेस हैं उसमें क्या हिकमत अमली हो, क्या स्ट्रेटजी हो? सर देखें, पाकिस्तान में किसी चीज की हिकमत अमली होते ही नहीं है। वो या सियासी एतबार से देखें या खेलों के एतबार से देखें, क्या हिकमत अमली होगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान दे दिया कि आईसीसी जो है वो इस इवेंट को देख लेगा, हम चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करें या ना करें, ये मामला आईसीसी का हिंदुस्तान लाने का। खालिद महमूद साहब साबिक चेयरमैन से जब मेरी बात हुई वो सर पकड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा ये क्या बातें कर रहे हैं आप, चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, आप धड़ल्ले के साथ जाकर वहां मीटिंग करें, इजलास में ये बातें करें, मीडिया को बयान देने से कौन सा आप समझ रहे हैं कि आपने कोई बहुत बड़ा किला जो है फतह कर लिया। ऐसा नहीं होता। और यही हाल पाकिस्तान क्रिकेट का भी है कि वो भी ऐसे समझते हैं कि वो बयान मीडिया पे दे दिया, शय सिर्फ ही लग जाएगी, टीवी चैनल्स पर हर जगह मंजरनामे पर ये नजर आएंगे और कुछ ऐसा जो है एक्सक्लूसिव हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होगा, आपको परफॉर्म करके दिखाना होगा। कल विराट कोहली का आपने इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा कि मेरे लिए सबसे अहम लम्हा ये कि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं, आई एम एम्बेसडर ऑफ माय कंट्री एंड आई हैव play for my country and when I play for my country I feel pride। तो इस तरह का बयानिया होना चाहिए। आप परफॉर्म करें तो आपके परफॉर्मेंस दुनिया देखे, उस पर शेयर सुर्खियां खुद ही बने। आप एक बात कर देते हैं और
बाद आप समझते हैं कि आपने किला फतेह कर लिया, तो जनाब ऐसा लेकिन ताबिश अभी जिस तरह से हमने प्लेयर्स को भी डिस्कस किया है, प्लेयर्स की एक प्रॉब्लम है, सिलेक्शन की एक प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रही है। बाबर अभी इस टीम का हिस्सा नहीं है, जब वो होते हैं तब भी तनकीद होती है, वो नहीं भी हैं तो अब लोग उन्हें याद कर रहे हैं कि बाबर को होना चाहिए था इस मैच में। ये हमारे यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम हमेशा से ही रही है कि हम जो फिर अपने स्टार्स हैं, हीरोज़ हैं, हम उनके साथ इस तरह का बिहेव लाजमी तौर पर करते हैं, बट स्टिल बाबर के होते हुए भी एक मैच विनर की कमी अभी भी हमारी टीम में मौजूद है। मैं बैट्समैन साइड की बात कर रहा हूं। बाबर आजम नो डाउट आपकी क्रिकेट के इस वक्त के एक शानदार बैट्समैन है। दुनिया क्रिकेट का हर वो बड़ा सितारा बाबर आजम के गुण गाता है, मुझ समेत आप समेत हर कोई बाबर आजम का फैन है। लेकिन मैं इस वक्त ये समझता हूं कि इस वक्त आपको नौजवानों को अपॉर्चुनिटी देनी होगी। बाबर आजम को अगर आप बना रहे हैं या फिर बाबर आजम को आपने एक अजीम बल्लेबाज तस्वुर कर लिया है, तो अब आपको दूसरे खिलाड़ियों पर भी काम करना होगा। एक ही टीम में आपको याद होगा माजी में मुदस्सिर नजर मौजूद थे, जावेद मियादाद मौजूद थे, जहीर अब्बास और कासिम उमर जैसे बैट्समैन मौजूद थे, लेकिन वहां आपने और खिलाड़ियों को भी ग्रून अप किया, आपने और खिलाड़ियों को सामने लाया, शोएब मोहम्मद सामने आए। ये पाकिस्तान की क्रिकेट का भी माजी रहा है, आपको उस माजी को गौर करना होगा, उसके बारे में सोचना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिन लोगों से मिलते हैं उनको तो क्रिकेट की हिस्ट्री का पता ही नहीं। आपकी क्रिकेट की हिस्ट्री बगैर पाकिस्तान के आपकी दुनिया क्रिकेट रिकग्नाइज नहीं होती है। जब आईसीसी पहली बार पाकिस्तान में अपना वफ्द लेकर आया था, उस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट के सीईओ थे आरिफ अली खान अब्बासी साहब, उन्होंने मुझे कहा था एक इंटरव्यू में कि पाकिस्तान के बगैर वो अपने को इनकम्प्लीट समझते थे, और आज पाकिस्तान को हटाकर वो अपने को कंप्लीट समझ रहे हैं। इसका मतलब है हमने कुछ गलतियां की हैं और हमें अपनी गलतियों पर सोचना होगा, हर एंगल से हमें देखना होगा, हर एतबार से हमें उस बात का जायजा लेना होगा कि हमसे क्या खामी हुई है, और इस वक्त चीजों को स्मूथली डील करना होगा, या टीम के एतबार से हो, मैनेजमेंट के एतबार से हो, बोर्ड की सतह पर हो। हमने बहुत सारी जो है खराबी मचा दी है, और हमारे जानिब से जो अप्रोच सामने आई है वक्तन बहुत ज्यादा मैच क्रिएट कर रही है इस वक्त जो बड़े। बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन आज हम एक नहायत अहम और संगीन मसले पर गुफ्तगू करेंगे जो न सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी बल्कि मुल्क की मईशत और IT सेक्टर पर भी गहरे असरात मुरतब कर रहा है। हालिया दिनों में पाकिस्तान में फायरवॉल के नफाज और बार बार इंटरनेट की बंदिश ने अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी में खलल डाला है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये इक़दामात कौमी सलामती और गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए ज़रूरी हैं। ताहम इन इक़दामात के नतीजे में IT सेक्टर, फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री और डिजिटल मईशत को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। आज के प्रोग्राम में हमने इन मसाइल की तफसील को बात करने जा रहे हैं। चेयरमैन ब्रेन्स कॉलेज ऑफ ग्रुप्स ने हमें ज्वाइन किया है, IT एक्सपर्ट भी हैं काशिफ इफ्तिखार साहब। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फायरवॉल इंटरनेट की बंदिश के वाले से जब हम बात करें हैं पाकिस्तान की IT सेक्टर पर, आप क्या समझ रहे हैं, इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? सर इसके इतने नेगेटिव असरात मुरतब हो रहे हैं कि आपकी सोच भी नहीं है। ये मैं उठाऊंगा बात यहाँ से कि एक तरफ आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब जब बजट पेश करते हैं वो सिंपली कहते हैं कि जी हमारे नौजवानों को जॉब्स की क्या ज़रूरत है। चले मान लिया कि स्टेट की जिम्मेदारी थी लेकिन आपने हाथ झाड़ दिए। दूसरी तरफ उन्होंने कहा जी वो तो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। अच्छा, अगर वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो वो तो अपनी मदद आपके तहत चल रहे हैं, रिसोर्सेस उनके अपने, लैपटॉप उनका अपना, बिजली उनकी अपनी, हुनर खुद का सीखा, स्किल्स खुद ली और उसके बाद बैठ के अपनी मदद आपके तहत चल रहे हैं। आज वो कहाँ है? आज आप ये देखिए कि ये इस वक्त मैं आपको ऑन एयर दिखा रहा हूँ, ठीक है जी, मैं हर वक्त ऑनलाइन होता हूँ, यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इट मीन्स के इस वक्त तो टोटल रास्ता बंद हो गया। पहले होता था कि आप उसको स्लो कर देते थे। हम फायरवॉल की बात करते हैं तो फायरवॉल का मतलब ये है कि आप किसी चीज को मॉनिटर करें और आप उसको आगे फिर उसको भेजें। आसान से लफ्जों में समझा रहा हूँ ताकि पब्लिक को समझ आ जाए। इस वक्त फायरवॉल तो दूर की बात, नेट ही नहीं चल रहा, नेट नहीं चल रहा, ठीक है। इसकी वजह से आपके नौजवान और पाकिस्तान को कितने बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है, आपकी सोच भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, लेकिन काशिफ साहब मैं आपसे यहाँ बस एक फ़र्क पूछना चाह रहा हूँ कि हमेशा ये कहा गया कि चाइना में भी फायरवॉल यूज़ होती है। अब अगर वहाँ पर भी फायरवॉल यूज़ हो रही है, इसका मतलब उनका सिस्टम फिर ज़्यादा इफेक्टिव है कि वो जो भी मवाद हुकूमत रोकना चाहती है उसको रोक देती है और आगे इंटरनेट कम्प्लीटली फराहम किया जाता है। यहाँ पर फिर ये सिचुएशन लैक कर रही है अभी? सर ये बहुत ज़्यादा लैक कर रही है क्योंकि उनका एक मैकेनिज्म है
वो इस पॉलिसी पे चलते हैं कि पहले वो सोचते हैं और फिर इंप्लीमेंट करते हैं। हम पहले इंप्लीमेंट करते हैं, बाद में सोचते हैं, तो उसके नतीजे यही आने हैं। प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं बनाया, मैकेनिज्म ही नहीं है। उन्होंने एक रास्ता दिया पहले कि अगर हमारा ये रास्ता है जो आपने अडॉप्ट करना है, तो उससे पहले उन्होंने आसानियां दी हैं। उनको पता है कि हमने अपने मुल्क को बिठाना नहीं है, क्योंकि आपको हम सबको पता है कि इस वक्त नेट की कितनी बड़ी अहमियत है पूरी दुनिया में। बिल्कुल ऐसी आपका इतना नौजवान इस फ्रीलांसिंग कर रहा है, वो कोई शॉपिफाई पे काम कर रहा है, कोई अमेजोन पे कर रहा है, कोई ई कॉमर्स की तरफ जा रहा है, टिकटॉक शॉप्स लोगों ने बनाई हुई हैं, सारे काम कर रहे हैं, उनका रोजगार हमने रोक दिया। और आपको इसका एक बहुत नेगेटिव मुरत्तब बताऊं कि जो हमें असर हुआ है वो ये कि आपके इंटरनेशनल मार्केट का ट्रस्ट पाकिस्तान से खत्म हो गया। मैं आपको इतने केसेस बता सकता हूं जो मेरे नोटिस में हैं, और वो कह रहे हैं कि जी हमारे जो क्लाइंट्स थे वो हमसे जा चुके हैं। उन्होंने कहा जी आपका रीजन चूंकि पाकिस्तान है, वी आर सॉरी फॉर दैट। वो बड़े प्यार से सॉरी कर लेते हैं, तो आपका क्लाइंट चला गया। जब आपका 1, 2, 5, 10 क्लाइंट और इस तरह मिलियंस क्लाइंट आपके चले गए, आपके नौजवान स्टे कहाँ करते हैं? अब ये देखें ना। लेकिन अभी अगर हम हुकूमत के मौक़िफ़ को देखें काश साहब, तो हुकूमत कह रही है कि कौमी सलामती हमें उसको भी देखना है, दूसरी तरफ मईशत को भी साथ लेकर चलना है। फिर आप क्या मशवरा देते हैं दोनों चीज़ों को किस तरह से बैलेंस? किसी का रास्ता रोकना तो कोई एक्शन नहीं होता ना। रास्ता रोकना तो काम नहीं है ना, आप उसको फिर दूसरा रास्ता दें। मैं जाता हूँ एक ट्रैफिक में और मुझे रास्ता ब्लॉक नजर आता है, तो मुझे राइट या लेफ्ट होना है, तो अब राइट लेफ्ट कहाँ है? वो नौजवान करें क्या? क्योंकि आज तो सब कुछ ही बंद है, कल भी बंद था। कितने लोगों को मसाइल आ रहे हैं। रास्ता दें, ये मत करें कि मुंह पे हाथ भी रख लें और कहें सांस भी लो, मरना भी नहीं है। तो जब आप मुंह पे हाथ रखेंगे तो आपकी मईशत मर जाएगी। ठीक है, और मईशत को हमने देखा कि बहुत ज्यादा इश्यूज भी आ रहे हैं। आप अनवार साहब $25 बिलियन का टारगेट है, और आपकी पाकिस्तान के नौजवान, ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, तीसरे नंबर पे हैं दुनिया के टैलेंट के लिहाज से। हम अपना तमाम टैलेंट जाया कर रहे हैं। आप पासपोर्ट ऑफिस में देखें, एक दिन में 50,000 पासपोर्ट बन रहा है। ठीक है जी, पेपर आपके पास खत्म हो गए। आप क्या कर रहे हैं कि आप अपनी क्रीम दूसरों के हवाले कर रहे हैं। ये जो फ्रीलांसिंग जो बच्चे हमारे कर रहे हैं, जो नौजवान कर रहे हैं, फिर ऐसा ऐसा हम देख रहे हैं कि हमारे फिर जो क्रॉस दी बॉर्डर कंट्रीज हैं वहां पर ये बिजनेस सारा शिफ्ट होता जा रहा है, बांग्लादेश में, इंडिया में। जी, जब आप आउटसोर्स करेंगे, बाहर से आउटसोर्स हो रहा है काम, ठीक है जी, आउटसोर्स को करके उन्होंने ये देखना है कि पाकिस्तान तो हो गया पीछे, अब वो जाएगा श्रीलंका, वो चला जाएगा इंडिया, बांग्लादेश। अब फिर हम कहेंगे जी हम इंडिया का मुकाबला क्यों नहीं कर पाते? मतलब मुकाबला कैसे करेंगे? कोई रास्ता दो यार, कोई मैकेनिज्म तो दो। अगर चाइना ने अपना सिस्टम बनाया, पूरी दुनिया को उसने एक चैलेंज दिया है, तो चैलेंज को उसने पूरा किया है, क्योंकि वो पहले सोचते हैं फिर इंप्लीमेंट करते हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, सोचे बगैर इंप्लीमेंट कर दिया गया, और वो भी फिर अब तो इंटरनेट ही मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। और आने वाले दिनों में बात की जा रही है कि अगर स्लो इंटरनेट भी होगा तो वीपीएन को भी शायद किसी न किसी तरह से बैन कर देंगे, उसको रजिस्ट्रेशन पे डाल देंगे। वीपीएन की वजह से ज़ाहिर है आपने बीच में एक सिस्टम डाल दिया ना, तो उसने तो पैकेट्स में जो डाटा आ रहा है उसने पहले चेक होना है, फिर आगे जाना है, तो वो स्लो हो गया। पहले ही नहीं चलता था इंटरनेट, हमारी कॉल्स नहीं चलती। कोई कॉल आ जाए तो आपको कमरे से बाहर निकल के बात करनी पड़ती है, हमें कहना पड़ता है यार खिड़की के पास आओ, बाहर निकल जाओ। वो तो चलता नहीं है, तो डाटा कैसे चलेगा यार? तो अब डाटा देखें, फिर हम किस दौर की तरफ वापस जा रहे हैं? आप जा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान की आईटी की जो सेक्टर की साख है वो तो फिर बहुत ज्यादा खराब हो रही है। वो जंगल के दौर में चले जाए। आज दुनिया कहां से कहां चली गई है, और हमसे यही नहीं चल रहा। 4G नहीं चलता, हमसे ये चीजें नहीं चलती, और दुनिया कहां से कहां तरक्की कर करके आगे जा रही है। बिल्कुल, देखें ना, मैंने अब 33 साल दिए हैं आईटी को सर, मैं सबसे पुराना बंदा हूं आईटी का। और एक तरफ, और मैं आपको बताऊं, उस वक्त केबीज में चलता था, मॉडेम कनेक्ट होता था सिस्टम्स में, केबीज में चलता था। ठीक है जी, अब तो डिमांड ही कहां से कहां चलेगी। 25-30 सालों में दुनिया बदल गई, लेकिन हम उनसे भी बहुत पीछे हैं, हम 100 साल पीछे हैं। ये डबल नुकसान आपको लगता है कि नौजवानों के एक तरफ हुकूमत जो है वो नौजवानों को नौकरियां फराहम नहीं कर पा रही, और दूसरी तरफ जो लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं अब उनसे भी उनका तो काम छिन गया। देखिए जी, नौकरी तो पहले ही नहीं थी। 75 साल आपके मुल्क को हो गए हैं। लोड शेडिंग जो है, मैंने बाहर से मैं एजुकेशन ली है, ठीक है जी, और उसको छोड़ के अपने मुल्क में वापस आया था 1988 में। अब देख लें मेरे कितने साल हो गए। तो मैं मुहब्बल वतन आज भी नहीं भागने के लिए तैयार, आज भी मुकाबला कर रहा हूं। लेकिन तब से लोड शेडिंग चल रही है, जब से मैंने होश संभाली है, वो ठीक नहीं हुई। ब्रॉडबैंड आपका चलता नहीं, मुल्क के आप बैरियर्स लगा देते हैं, खड्डे खोद के कंटेनर। मैं इसको नहीं इशू को डिस्कस कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपस में इख्तलाफात भी हैं तो उसका एक प्रॉपर वे हो, बैठ के बात करें, मुल्क को, नौजवानों को मत ठेस पहुंचाएं। क्योंकि मेरी आवाज़ मेरे यूथ की है, मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम कर रहा हूँ। आपको नहीं पता बच्चियों को कितने मसाइल हैं, माशरती मसाइल हैं, सिस्टम के मसाइल हैं, उनके पास एक रास्ता है। वर्क फ्रॉम होम जो कर रही हैं सर, वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, किधर गया उनका वर्क फ्रॉम होम? एक पिछले 2 माह में पहले गालिबन 1 महीने में 2 बिल आए हैं।
ऐसी है जी। अब वो एक ही महीने में 2-2 बिल आए, एक तरफ अनाउंसमेंट की कि जी आपको रिलीफ देंगे, दूसरे महीने डबल टीका लगा। पहले एक वक्त था जब एक कमाता था, घर में 5 बैठ के खाते थे। अब जब तक वो 5 काम नहीं करते आपका घर नहीं चल सकता। तो अब वो बच्चियां जो अपने माँ बाप का सहारा बन रही हैं, वो किधर हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं? ठीक है, लास्ट कमेंट शॉर्ट कीजिएगा। मुस्तकबिल में ऐसी बंदिशों को हमें किस तरह से फिर कंट्रोल करना है? देखें जी, कंट्रोल वही है, बैठ के बात करें, हमें बिठाएं, हम बताते हैं सर इनको। आपके प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ, स्टेक होल्डर्स को बिठाइए, उनके पास आइडियाज हैं, ठीक है, वो आइडियाज लेके आएंगे, आपको बताएंगे, लेकिन बिठाता ही कोई नहीं। क्योंकि अगर आपकी सोच में बादशाहत आ जाएगी, सॉरी टू से, किसी भी जमात, पहले भी देखें, अब पिछली गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो कहा वो नहीं किया, अब उसके बरक्स चल रहे हैं कि जी नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इससे बड़ा नुकसान होता है, मुआशरती नुकसान, आज वही काम कर रहे। तो जब दूसरी बारी आएगी तो फिर वो करेंगे। तो ये क्या है? ऐसे कब तक मेरे मुल्क के पाकिस्तान के साथ खेला जाएगा? बहुत शुक्रिया आईटी एक्सपर्ट काशिफ इफ्तिखार साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।